नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीड के लिए एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई उसमें से क्वेश्चन अवश्य आता है। 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में उसमें से पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है संधि। संधि तो देखिए, संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। इसमें से जहाँ पर भी सिलेबस में यदि संधि टॉपिक है तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो पहले हम सर्वप्रथम बात करते हैं संधि। संधि संधि जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग, धा धातु प्लस की प्रत्यय। पहले हम संधि शब्द की बात करते हैं कि संधि शब्द बना कैसे है। तो इसमें देखिए, सम उपसर्ग है, सम इसमें उपसर्ग है, धा इसमें धातु है और की इसमें प्रत्यय है। तो उपसर्ग हमारे सिलेबस में है। तो इसमें जैसे उपसर्गों में से भी मान लीजिए पूछ लिया जाता है, संधि शब्द दे दिया, संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग धा धातु प्लस की प्रत्यय से मिलकर के संधि शब्द बना है। और संधि जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। संधि जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है क्योंकि की प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग में आते हैं। जैसे विधि है, निधि है, प्रविधि है और संधि है। ये शब्द अधिकांश की प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए संधि शब्द पुल्लिंग में। तो देखो, यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आई। एक तो संधि जो शब्द है वो सम उपसर्ग प्लस धा धातु प्लस की प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है और संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। और यह विशेषण देखो, एक तो यह सार्थक शब्दों के बीच में जुड़ता है। सार्थक शब्द होते हैं, मतलब जहाँ पर संधि होती है वो सार्थक शब्दों के बीच में होती है। और एक ये विशेषण शब्दों के बीच में होती है, विशेषण शब्दों के बीच में होती है। सार्थक शब्दों के बीच में होती है, एक विशेषण शब्दों के बीच में होती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा सामान्य रूप से कह सकते हैं, 2 या 2 से 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है। देखो, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए और आ, ये 2 वर्ण हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ए और ये 2 वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या नया शब्द बनता है वो संधि कहलाता है ना। इसके बाद में एक तो इसकी सामान्य सी परिभाषा ये हो गई, और एक इसकी परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों का परस्पर मेल। संहिता का मतलब होता है अत्यधिक निकटता, अत्यधिक निकटता। परस्पर सन्निकर्ष का मतलब होता है निकटता। तो वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संधि कहलाती है। मतलब जो वर्णों का जो अत्यधिक मेल हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये ए और ये दोनों मिलकर के ए बन गया, मतलब आपस में परस्पर निकट हो गए, तो ये संधि कहलाती है। संधि का ही दूसरा नाम है, संधि का इसका दूसरा नाम है संहिता। ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कि संधि का दूसरा नाम क्या है, तो वह है संहिता। और ये देखो, इसमें नॉर्मल सी बात है कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संस्कृत में इसकी परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संधि कहलाती है। और इसका संधि का दूसरा नाम है संहिता। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संधि है, संधि का दूसरा नाम है संहिता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए संधि का दूसरा नाम क्या है, संहिता, तो इसका आंसर हो गया संहिता। संधि का दूसरा नाम है संहिता। तो इसकी ये कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। संधि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। लगता है बोलने पर ऐसा लगता है कि स्त्रीलिंग सा लग रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होकर के पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि की प्रत्यय से बने हुए शब्द
पुल्लिंग में आते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं संधि। जो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है। हम 6 छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक तो देखिए 3 भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। एक तो है देखिए अच संधि। अच संधि, अच संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। अच संधि, अच का मतलब होता है स्वर, तो अच संधि, इसको हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरी है हल संधि। हल संधि, हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में हल व्यंजन को कहते हैं, व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। संधि के मुख्य संधि के 3 भेद होते हैं। अच संधि, अच संधि को कहते हैं स्वर संधि। हल संधि, हल संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में पहले अच संधि की। तो देखिए अच संधि, अच संधि, तो अच संधि, अच का मतलब है स्वर। तो हम अच संधि की बात करते हैं तो अच संधि स्वरों का परस्पर मेल, मतलब इस संधि में स्वर ही आपस में मिलते हैं, स्वरों का ही आपस में मिलाप होता है। तो स्वरों का परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर का मतलब होता है जैसे ए के बाद में ए, आ, ई, उ, री, ली, इसके बाद में स्वर ही आएगा, कोई व्यंजन नहीं आएगा। तो स्वरों का परस्पर मेल ही क्या कहलाता है? अच संधि कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी कि स्वर के बाद में मतलब स्वर ही आएगा, तो स्वरों का परस्पर मेल, स्वरों का परस्पर मेल ही क्या कहलाता है? स्वर संधि। स्वरों का परस्पर मेल ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के में कई आते हैं, दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि है, अयादि है और परसवर्ण, पूर्व रूप वगैरह, ये काफ़ी आते हैं। एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए हम पहले बात करते हैं अच संधि में। अच संधि, पहली संधि हम पढ़ रहे हैं अच संधि। अच संधि की हमने परिभाषा पढ़ ली कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे अच संधि कहते हैं। इसमें पहले नंबर पे आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो देखिए दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। देखिए अकह सवर्णे दीर्घ, तो अक प्रत्याहार के बाद में कोई भी समान वर्ण आता है, मतलब अक प्रत्याहार के बाद में कोई भी समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। ये इसके सूत्र से ही इसकी परिभाषा हो जाती है कि अकह सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के बाद में कोई भी सवर्ण वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। अब देखिए अक प्रत्याहार में क्या आता है, इसमें आता है ए, ई, उ, री और लरी ही आते हैं। यदि इनके बाद में कोई भी सवर्ण आता है, सवर्ण मतलब उसके ही समान वर्ण आता है। जैसे अब हम बात करते हैं ए का सवर्ण क्या है, जैसे ए या आ, इनका सवर्ण है ए या आ, मतलब उसी कैटेगरी का है, उसी जाति का है। जैसे ए आ के बाद में ए आ, तो ये ए आ और ए आ ये आपस में सवर्ण है। अगर ए आ के बाद में ई लेंगे तो वो सवर्ण नहीं होगा, ए आ के बाद में ऊ लेंगे तो वो सवर्ण नहीं होगा, री लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सवर्ण का मतलब है उसी जाति का, उसी कैटेगरी का, है ना। इसके बाद में जैसे ई या ई के बाद में ई या ई, ये इसका सवर्ण है, ये इसको सवर्ण कहे जाएंगे। और जैसे ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ, तो ये इसका सवर्ण है। और इसी के बाद में री, री, छोटी री या बड़ी री के बाद में छोटी री या फिर बड़ी री आती है, तो ये इसका
ये इसके सवर्ण है, मतलब ये इसका सवर्ण है। ठीक है, मतलब री के बाद में री आती है तो इसकी ये सवर्ण है, और री को री का सभी सवर्ण माना गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक एक करके, तो ये इसकी सूत्र की परिभाषा होगी। अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के बाद में यदि कोई भी सवर्ण वर्ण आता है तो उन दोनों का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ई उ री और री, ये आते हैं अक प्रत्याहार में वर्ण। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं एक एक। देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे यदि ए या आ के बाद में, यदि ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो दोनों का मिला करके आ हो जाता है। ये तो इसकी एक लाइन में होगी इसकी परिभाषा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे ए के बाद में ए आता है, ए के बाद में आ आता है, आ के बाद में ए आता है, या फिर आ के बाद में आ आता है, तो इन सब का मिला करके हमें एक वर्ण बनेगा, क्योंकि ए आ का दीर्घ क्या होता है, आ, ये बनेगा आ। या हम इसको एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। या फिर ऐसे कह दो ए के बाद में ए आता है तो आ करना है, ए के बाद में आ आता है तो आ करना है, आ के बाद में ए आता है तो आ करना है, और आ के बाद में आ आता है तो आ करना है। अब देखिए इनको हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए ए के बाद में ए बराबर आ। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं हम। देखिए ए के बाद में ए आता है तो आ करना है, इसके बाद में आता है तो आ करना है, ये और ये। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे दैत्य प्लस अरी। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, प्लस से पहले कौन सा अक्षर है यहाँ पर, ए, और प्लस के बाद में कौन सा अक्षर है, ए। आप देखो ये वाला नियम हमारे लिए यहाँ पर लग रहा है नहीं लग रहा है, ए या आ के, ए या ए के बाद में, तो ए या ए के बाद में समान स्वर आ रहा है, और ए का समान स्वर क्या है, ए। प्लस से पहले ये है, देखो ये है, ये में क्या मिला हुआ है, ये तो इसमें आधा है और ए इसमें पूरा, तो अंतिम अक्षर क्या हो गया, ए। और इधर स्टार्टिंग में वर्ण कौन सा है, ए, तो ए के बाद में ए आ रहा है, तो इन दोनों का मिला करके हमने पता है कि जब ए या ए के बाद में, ए या ए के बाद में ए आता है तो दोनों का मिला करके आ जाता है आ हो गया। अब इसके बाद में देखो ये में से ए निकल जाएगा, जब किसी भी व्यंजन में से कोई भी वर्ण निकल जाता है तो वो आधा रह जाता है। तो देखिए इधर है दे ते ये, अब ये में से आधा निकल गया, ए निकल गया, तो ये बचा आधा। देते प्लस ए और आ के दोनों ये हो गए आ, और इधर क्या बचेगा, री, क्योंकि ए नीचे आ गया तो इधर बचा री। अब देखो इनको मिलाएंगे, दे ये आधा है, इसमें ये आ स्वर मिल जाएगा तो इसमें आ की मात्रा लग गई या, और ये हो गया री। तो देखो ये क्या बन गया, देत्या री। ठीक है, तो दीर्घ संधि की मैं पहचान भी बताऊंगा कि हमें कैसे पहचानना है कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो ये आ गया समझ में, दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी। कैसे बनाए दैत्यारी तो देख लीजिए। दैत्य प्लस अरि, ये में से प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद में ए के बाद में ए आ रहा है तो दोनों के मिला करके हो गया आ। इधर बचेगा ये बचेगा आधा, दैत्य प्लस आ प्लस, और इधर बचेगा री, और इनको सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा दैत्यारी। तो दैत्य प्लस अरि का क्या बन गया, दैत्यारी। ठीक है, ऐसे इसके बन जाएंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस हमें समझ में आने चाहिए कि इसका मिलान कैसे हुआ है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं इसका, जैसे देखिए मुर प्लस अरि। मुर एक राक्षस का नाम है, वही प्लस से पहले ए है, यहाँ पर प्लस के बाद में भी ए है, ए के बाद में ए आ रहा है, समान वर्ण है, तो ये हो जाएंगे आ। इधर मुर, रे में से निकल गया तो रे बचा आधा, और इधर बचेगा री। अब ये क्या बन गया, देखो मु, रे में आ की मात्रा लग गई रा, और री क्या बन गया, ये मुरारी।
मुरारी। देखो मैं अभी बता देता हूँ और बाद में बताऊँगा। दीर्घ संधि की पहचान ये होती है, ये जैसे कोई भी वर्ण आता है बीच में देखो आ, ई, ऊ और री, इनकी ध्वनि सुनाई या दिखाई देती है हमें। वो जैसे अब देखो दैत्यारी में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ऐसे ई की पढ़ेंगे तो ई में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, अब ए के बाद में आ, ए के बाद में आ आता है, तो जैसे देखो देव प्लस आले, देव, देखो देव प्लस से पहले कौन सा अक्षर है, ए, और प्लस के बाद में कौन सा अक्षर है, आ। अब देखो ए के बाद में आ सवर्ण है ना, मैंने बताया था कि ए एक या आ के बाद में यदि ए या आ ही आता है तो उसका वो सवर्ण कहा जाता है। तो ये इसका सवर्ण है, इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, आ। इधर देखो वे में से ए निकल गया तो वे कैसे बचेगा, हलंत आधा, और ए और आ का हो गया आ, और इधर क्या बचेगा, ले, क्योंकि आ तो इसमें नीचे आ गया, ले। अब देखिए दे वो बे हलंत है, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो यह वा, और ये हो गया ले, तो ये क्या बन गया, देवाले। देव प्लस आले बराबर देवाले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे थे। हिम प्लस आले बराबर हिमालय, वही ऐसे एग्जाम्पल। बस हमें समझ में ना आने चाहिए कि इसमें क्या मिल करके क्या बन रहा है और किसकी मात्रा आ रही है। तो देखो ये क्या बन गया, देवालय। अब देखिए आ के बाद में ए, देखो जैसे देखो विद्या प्लस अर्थी, देखो विद्या, अब प्लस से पहले क्या है इसमें, आ, प्लस से पहले क्या है, आ, और प्लस के बाद में क्या है इसमें, अब देखो आ के बाद में ए आ रहा है तो क्या बनेगा, आ के बाद में आ रहा है तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा, आ बन गया। अब इधर विद्या, द्या में से आ की मात्रा नीचे आ गई तो देखो ये क्या बचेगा, विद, दे आधा बचा, और ये है आ, इधर ए निकल गया तो ये बचा रथी। अब देखो इसमें दे आधा हलंत है, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या जाएगा, विद्या, और ये थी, रथी, तो क्या हो गया, विद्यार्थी। ये हो गया विद्यार्थी। अब ऐसी एग्जाम्पल और बहुत सारे हैं। इसके बाद में आ के बाद में आता है, जैसे देखो सदा प्लस आले, देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस से पहले क्या है, आ है, और प्लस के बाद में क्या है, आ है, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, आ हो गए। इधर देखो दे में से आ की मात्रा निकल गई तो क्या बचा, ये बचा स, दे हलंत बचा, और इधर आले में से आ नीचे आ गया तो क्या बचा, ले। इन सबको मिलाएंगे तो देखो स, दे में आ की मात्रा लग जाए दा, और ले, सदाले। सदाले मतलब जो सदा मतलब घर रहे, जिसका घर सदा हमेशा घर में रहता है, सदाले। जैसे हिम जिसका घर है, ऐसी। तो देखिए ये ये ए के उदाहरण है। ए या आ के बाद में कोई भी सवर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। ये तो थे ए के एग्जाम्पल, ये आ गया समझ में। बीच बीच में आप इन एग्जाम्पलों को स्क्रीनशॉट करते रहना। इसके बाद में देखिए, अब ए के बाद में आता है, देखिए दोस्तों ए के बाद में बारी आती है ई की। तो देखो ई या ई के बाद में यदि ई रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो दोनों का दीर्घ ई हो जाता है ना। ये
ह्रस्व ई के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो दोनों का दीर्घ ई हो जाता है। जैसे देखिए ह्रस्व ई के बाद में ह्रस्व ई आती है तो दीर्घ ई हो जाता है। ह्रस्व ई के बाद में यदि दीर्घ ई आती है तो दीर्घ ई हो जाती है। दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आती है तो दीर्घ ई हो जाती है। और दीर्घ ई के बाद में यदि दीर्घ ई आती है तो भी दीर्घ ई हो जाती है। देखो ये है इसके क्या है, समान वर्ण है या हम कह सकते हैं समान स्वर हैं। तो ई के बाद में ई, ह्रस्व ई के बाद में दीर्घ ई और दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आती है तो ये इन सब का दीर्घ हो जाएगा। जैसे एक एक करके हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए हरि प्लस इच्छा, हरि प्लस इच्छा। तो देखिए प्लस से पहले क्या है, ई है ह्रस्व ई और प्लस के बाद में क्या है ह्रस्व ई। तो देखो ह्रस्व ई के बाद में ह्रस्व ई आ रहा है, दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ ई। इधर रे में से ई की मात्रा निकल जाएगी तो रे कैसे बचेगा, हलंत। किसी भी स्वर मत वर्ण मत जब री की मात्रा ने ई की किसी भी वर्ण मत जब कोई स्वर निकल जाता है तो वो हलंत रह जाता है आधा। इधर ई निकल गई तो क्या होता, छा, आधा चे और छा। ठीक है, अब देखो रे हलंत है इधर, इसके बाद में स्वर है तो ये इसमें मिल जाएगा तो जाएगा हरी, बड़ी ई है दीर्घ ई है इसलिए बड़ी दीर्घ ई की मात्रा आएगी और आधा चे और छा, हरी इच्छा, हरी की इच्छा। ऐसी देखो ऐसी बनता है। जैसे देखो रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, प्लस से पहले क्या है ह्रस्व ई और प्लस के बाद में क्या है ह्रस्व ई, दोनों का मिलकर के क्या जाएगा दीर्घ ई। अब देखो इधर क्या बचेगा रब, वे हलंत बचेगा, ई की मात्रा निकल गई, इधर ई की मात्रा निकल गई तो क्या बचा आधा ने और द्र नद्र। तो देखो र बे में बड़ी की मात्रा वी, आधा ने और द्र तो क्या बन गया रविंद्र है। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। अब रविंद्र हालांकि हम रविंद्र ऐसे लिख देते हैं लेकिन अगर संधि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रविंद्र ऐसे बनता है दीर्घ संधि का। ठीक है, इसके बाद में देखिए ह्रस्व ई के बाद में दीर्घ ई आती है तो ह्रस्व ई देखो जैसे हरि प्लस ईश, ई से है तो देखो हरि प्लस ई से है तो वही प्लस से पहले क्या है यहाँ पर ई ह्रस्व ई और बारह में क्या है इसमें दीर्घ ई है ईश में। ये देखो ह्रस्व ई के बाद में दीर्घ ई आती है तो दोनों का मिला करके दीर्घ ई हो जाएगा तो ये बन गया दीर्घ ई। अब देखो ह र, रे में से ई की मात्रा निकल गई नीचे तो ये रे रेस कैसे बचेगा हलंत और दोनों का मिला करके हो गया दीर्घ ई और इधर क्या बचेगा स। तो देखो रे में दीर्घ ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा हरी और सह, हरी से है, हरि प्लस ईश बराबर हरीश है तो ये बन जाएगा इसका हरीश है। इसके बाद में देखिए दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आती है। जैसे देखिए लक्ष्मी प्लस इंद्र, लक्ष्मी प्लस इंद्र है तो देखिए यहाँ प्लस से पहले क्या है दीर्घ ई है और प्लस के बाद में क्या है ह्रस्व ई है, ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा। देखो ये नियम कह रहा है दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आती है तो दोनों को मिला करके दीर्घ ई हो जाएगा। इधर लक्ष्मी मी में से ई की मात्रा हम निकाल लेते हैं तो इधर क्या देखो लक्ष्म में बचेगा हलंत क्योंकि इसमें से स्वर निकल चुका है। इसके बाद में इंद्र में से ई निकाल लिया हमने तो क्या बचा आदान्य और द्र,
तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ये ल में बड़ी की मात्रा लगाए तो मी और आधा नद्र लक्ष्मींद्र। लक्ष्मींद्र है। इसके बाद में देखिए अब आती है दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आती है। तो देखो श्री प्लस ई से श्री बोलते हैं लक्ष्मी को। देखो श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, श्री में पहले क्या आ रहा है, दीर्घी, प्लस से पहले क्या है दीर्घी और बाद में क्या आ रहा है दीर्घी। ठीक है, दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा दीर्घी हो जाएगा। देखो यहाँ पर है दीर्घी और यहाँ पर है दीर्घी, दोनों मिलाकर के हो जाएगा दीर्घी हो जाएगा। इधर बचेगा श्र हलंत और इधर बचेगा सह, और इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, श्रेय में बड़ी की मात्रा लगे तो श्री और सह श्री से है, ये बन गया श्री से है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है श्री से। ठीक है, बीच बीच में आप उदाहरणों को समझने के साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में मिटा दिए जाते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, समझते जाइए। अब ये बारी ई की बारी हुई। अब इसके बाद में आता है ऊ का, क्योंकि मैंने देखो आपके लिए बताया था कि ए ई ऊ और री। अब हमने ए पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, अब बारी आती है ऊ की। फिर इसके बाद में आती है री और लिरी। लिरी का दीर्घ होता नहीं है, फिर भी देखो इसका अब आती है ऊ की बारी। देखिए यदि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे मान लीजिए ह्रस्व ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ आता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। ह्रस्व ऊ के बाद में यदि दीर्घ ऊ आता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। यदि दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ आता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है, और यदि दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आता है तो दोनों का दीर्घ ऊ हो जाता है। ये पैटर्न वही है, बस यहाँ पर वर्ण बदल गए हैं। आप देखिए एक एक करके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, एग्जाम में अधिकतर आता रहता है। जैसे प्लस से पहले क्या है, देखो यहाँ पर ह्रस्व ऊ है और प्लस के बाद में क्या है ह्रस्व ऊ है। आप देखिए ह्रस्व ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ आ रहा है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ आ रहा है, दोनों को मिलाकर के क्या होगा दीर्घ ऊ। आप देखिए इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया दीर्घ ऊ हो गया। अब नू में से ऊ की मात्रा हटा देंगे, मतलब नीचे आ गई है, तो यहाँ क्या बच जाएगा वहाँ न बचेगा हलंत। ऊ नीचे आ गया, इधर से ऊ नीचे आ गया तो इधर क्या बचेगा दया, है ना। अब देखिए ने में बड़ू की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वानु। देखो ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं वानु, और इधर है दे वानु दे। देखो मैंने उस टाइम बताया था कि बीच में देखो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। अब देखो यहाँ बीच में ऊ की मात्रा दिख रही है ना, तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है देखिए ऐसे, देखो विष्णु उदय बन जाएगा, विष्णु प्लस उदय, विष्णु उदय बन जाएगा। विष्णु प्लस उदय बराबर विष्णु उदय। ठीक है, इसके बाद में देखिए ह्रस्व ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आता है। जैसे देखिए भानु प्लस हाँ, इसके बाद में देखो इसी का एग्जाम्पल है भानु प्लस ऊष्मा बराबर क्या बन जाता है भानुष्मा।
देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं रस ऊ की। जैसे देखिए हम इसकी बात करते हैं भानु प्लस ऊर्जा। देखो प्लस से पहले क्या है, यहाँ पर प्लस से पहले है रस ऊ और प्लस के बाद में क्या है दीर्घ ऊ। रस ऊ के बाद में आता है क्या दीर्घ ऊ, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या जाता है दीर्घ ऊ। इधर ने में से ऊ की मात्रा निकल जाती है तो क्या बचता है भान ने हलंत बचता है। इधर ऊ नीचे आ जाता है क्या चाहे रजा। तो देखो ने में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा भानु रजा, तो क्या बन जाएगा भानुर्जा। भानुर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा। इसके बाद में देखिए दीर्घ भू प्लस ऊष्मा। भू प्लस ऊष्मा। देखो यहाँ प्लस से पहले क्या है दीर्घ ऊ है, प्लस के बाद में क्या है हेरस ऊ है। इन दोनों को मिला करके देखो दीर्घ ऊ के बाद में हेरस ऊ आ रहा है, दोनों को मिला करके क्या बन जाता है दीर्घ ऊ। दोनों को मिला करके दीर्घ ऊ, या इधर भू में से ऊ की मात्रा निकल गई तो भू बे कैसा बचेगा हलंत। हलंत बच गया क्योंकि इसमें से ऊ स्वर निकल गया, और इधर ऊ निकल गया तो क्या था स्मा आधा से और माँ। तो देखो बे में बड़ू की मात्रा आई तो भू और आधा से और माँ क्या बन गया भूष्मा। भूष्मो का मतलब होता है भूमि की ऊष्मा गर्मी, भूमि की ऊष्मा या गर्मी। इसके बाद में हम बात करते हैं बड़े ऊ के बाद में दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आता है। जैसे देखिए सरयू प्लस ऊर्मी। सरयू प्लस ऊर्मी। देखो प्लस से पहले क्या है दीर्घ ऊ है और प्लस के बाद में क्या है दीर्घ ऊ है। दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आता है तो दोनों का दीर्घ बन जाता है, तो ये देखो दीर्घ ऊ बन गया। इधर सर ये में से ऊ की मात्रा निकल गई तो ये कैसे बचा हलंत, और इधर ऊ नीचे आ गया तो क्या बचा मी रमी। तो देखो मिलाएंगे इन सबको मिलाएंगे तो सर ये में बड़ू की मात्रा लगे तो सरयू उर्मी। सरयू उर्मी का मतलब था सरयू नदी की लहर। ठीक है, ये इस ऊ की मात्रा वाले हो गए। बीच बीच में आप इनको नोट करते जाइए। ऊ का हो गया। इसके बाद में देखो री का आता है। अब री का ऐसे ह्रस्व दीर्घ री और ह्रस्व री के मिलाकर के दीर्घ री ही बनता है, लेकिन देखो री या री के बाद में यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आता है तो दोनों को मिला करके हमें दीर्घ ही री करना है। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे होत्री प्लस रिकार है। तो देखो री में एक बार गांठ लगती है, लेकिन जब इसको हम देखो यहाँ पर क्या है री है और यहाँ पर क्या है री, और इन दोनों को मिला करके बन जाएगा क्या दीर्घ री। अब देखो इसमें तो एक बार गांठ लग रही है, लेकिन जब बड़ी दीर्घ री बनाते हैं तो उसमें 2 बार गांठ लग जाती है, तो ये बन जाता है। अब इधर देखो हो तो ते में से री निकल गया तो ते बचा हलंत, और इधर री नीचे आ गया तो क्या बचा कार है। तो देखो हो ते, अब ते में ई री लगाएंगे बड़ी री तो दे से लगेगा और कार है ओ त्रिकार है। ऐसी देखिए मातृ प्लस ऋणम, ऐसी इसका बनेगा री इधर है री इधर है, दोनों मिला करके बनेगा मातृणम। ऐसी देखो पितृ प्लस ऋणम, पितृणम।
कर्तरी प्लस रिकार है। कर्तृकार है। ये हो गया री का। ठीक है, इसका दीर्घ ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं, ये मोस्ट एग्जाम्पल हैं इसके। होत्रिकार है, मातृणम और पितृणम, कर्तृकार है। अब देखो री, इसके इनकी मात्रा आती है बीच में, तो देखो यहाँ पर दीर्घ री, इनकी मात्रा आ रही है। अब देखो हम बात कर रहे थे कि अक, जो अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, इसमें देखो ये आते हैं ए, ई, उ, री और री, ये स्वर आते हैं। अब देखो इनके तो दीर्घ, जैसे ए का तो दीर्घ होता है आ, इसका दीर्घ होता है, इसका दीर्घ होता है ये वाला, और इसका दीर्घ होता है ये। लेकिन हम जब स्वर पढ़ते हैं तो ली हमारा हिस्वी आता है, ह्रस्वी आता है, इसका दीर्घ ऊ नहीं होता है। फिर भी अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे लिरी प्लस लिरी आता है तो इसका लिरी ही बनता है। लिरी के बाद में लिरी आता है तो इसका दीर्घ तो होता नहीं है, तो इसका लिरी ही बनता है। और यदि मान लीजिए देखो री या लिरी, इन दोनों के बाद में यदि लिरी आता है तो इनका लिरी ही बनता है। वैसे इसके एग्जाम्पल आते नहीं है, लेकिन हमने जब अक प्रत्याहार में अक प्रत्याहार पढ़ा है तो उसमें लिरी का जिक्र हुआ है। तो जैसे तो जिक्र हुआ है तो इसका लिरी बनता है। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मान लीजिए लिरी प्लस लिरिकार है। अब देखो लिरी के बाद में लिरी आ रहा है, तो देखो दोनों का मिलकर के ये लिरी हो जाएगा ह्रस्व, है ना। और इधर कार है तो यही बनेगा, इसका लिरिकार है। अगर मान लीजिए ऐसे होता एग्जाम्पल लिरी प्लस रिकार है, लिरी प्लस रिकार है, तो भी इसका लिरकार ही बनेगा, क्योंकि री को री का ही सवर्ण माना गया है, लिरिकार यही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी दीर्घ स्वर संधि। और इससे ये संधि में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे आने वाली संधियों की। तो अभी दोस्तों हम दीर्घ संधि को ही पढ़ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैंने जो बताया है वो आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ को एक एक खोल करके बता दिया है, एक एक वर्ण को निकाल करके कि कैसे कहाँ से कौन सा वर्ण आ करके और क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।